लंदन 17 जनवरी 2008। आसमान में ऊपर ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 38। 12 घंटे की लंबी उड़ान के बाद अब हीथ्रो एयरपोर्ट पर धीरे धीरे लैंडिंग के लिए आगे बढ़ रहा है। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा है, लेकिन अचानक 700 फीट की ऊंचाई पर दोनों इंजन थ्रस्ट देना बंद कर देते हैं। पायलट पूरी ताकत से थ्रस्ट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई असर नहीं। रनवे सामने है, मौसम साफ है, फिर भी विमान तेजी से नीचे गिर रहा है। 500 फीट, 300 फीट। अब वे बहुत नीचे हैं, बहुत धीमे, और रनवे अभी भी दूर है। कॉकपिट में अलार्म गूंजने लगते हैं। 100 फीट, 100। जमीन करीब आती जा रही है। 136 लोगों की जिंदगी अब अगले कुछ ही पलों में तय होने वाली है। क्या पायलट इस विमान को बचा पाएंगे, या रनवे से पहले ही सब खत्म हो जाएगा? आइए जानते हैं। ये है ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 38 की दिल दहला देने वाली कहानी। 17 जनवरी 2008 की सुबह ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट 38 बीजिंग चीन में खड़ी थी। उसे लगभग 8100 किलोमीटर की दूरी तय करके करीब 11 घंटे में लंदन पहुंचना था। विमान कुछ घंटे पहले ही बीजिंग उतरा था और अब वापसी की तैयारी चल रही थी। ग्राउंड क्रू ईंधन भर रहे थे, इंजीनियर सिस्टम चेक कर रहे थे और हर प्रक्रिया सामान्य तरीके से पूरी की जा रही थी। बाहर से सब कुछ बिल्कुल रूटीन उड़ान जैसा लग रहा था। यह एक बोइंग 777 था, जिसे आमतौर पर 777 कहा जाता है। 2001 में बना यह विमान हादसे के समय लगभग 7 साल पुराना था और इसके रिकॉर्ड में कोई बड़ी तकनीकी समस्या दर्ज नहीं थी। इसमें 2 शक्तिशाली रोल्स रॉयस ट्रेंट 895 इंजन लगे थे, जिन्हें उस समय बेहद भरोसेमंद माना जाता था। इस उड़ान की कमान 43 वर्षीय कप्तान पीटर बर्किल के हाथों में थी। उनके पास कुल लगभग 12,700 घंटे का उड़ान अनुभव था, जिनमें से करीब 8500 घंटे उन्होंने बोइंग 777 पर ही उड़ान भरते हुए बिताए थे। उनके साथ थे सीनियर फर्स्ट ऑफिसर जॉन कावर्ड, जिनके पास लगभग 9000 घंटे का अनुभव था और करीब 7000 घंटे इसी विमान पर। तीसरी पायलट कॉनर मैगनस इस उड़ान में रिलीफ पायलट की भूमिका निभा रही थीं। उनके पास कुल मिलाकर लगभग 5000 घंटे का उड़ान अनुभव था, जिनमें से करीब 1100 घंटे उन्होंने बोइंग 777 उड़ाते हुए पूरे किए थे। करीब 11 घंटे की लंबी उड़ान में रिलीफ पायलट इसलिए होता है ताकि कप्तान और फर्स्ट ऑफिसर क्रूज के दौरान बारी बारी से आराम कर सके। जब कोई पायलट ब्रेक पर जाता है, तब रिलीफ पायलट कॉकपिट में उसकी जगह संभालता है। यह लंबी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में सामान्य प्रक्रिया है। उड़ान से पहले तीनों पायलट 2 दिन का पूरा आराम कर चुके थे, यानी थकान या फैटीग इस घटना में कोई कारक नहीं था। केबिन में 13 क्रू मेंबर 136 यात्रियों की देखभाल के लिए मौजूद थे। बोइंग 777 जैसे बड़े विमान के लिए यह संख्या अपेक्षाकृत कम थी, जिसका मतलब था कि विमान सामान्य से हल्का था। हल्का वजन आमतौर पर बेहतर परफॉर्मेंस देता है, इसलिए किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो कृपया लाइक जरूर कीजिए और अक्रॉस एयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब आते हैं उस पल पर जहां सब कुछ बदलने वाला था। पिछली उड़ान में यही विमान लंदन से बीजिंग आया था। जब वह बीजिंग उतरा तो उसके टैंकों में मौजूद ईंधन का तापमान लगभग -20 डिग्री सेल्सियस था। वापसी से पहले जब दोबारा ईंधन भरा गया, तब भी उसका तापमान करीब -2 डिग्री सेल्सियस था, यानी उड़ान शुरू होने से पहले ही ईंधन काफी ठंडा था। यह बात उस समय सामान्य मानी गई, क्योंकि ऊंचाई पर उड़ते समय तापमान और भी गिरना तय था। प्री फ्लाइट ब्रीफिंग के दौरान पायलटों ने फ्लाइट प्लान ध्यान से देखा। विमान को उत्तर पूर्व दिशा में रूस के विशाल बर्फीले इलाकों के ऊपर से उड़ना था। आमतौर पर इस रूट पर ऊंचाई पर तापमान -50 से -60 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, लेकिन उस दिन मौसम के रिकॉर्ड कुछ और कहानी बता रहे थे। कुछ क्षेत्रों में तापमान -70 डिग्री सेल्सियस तक गिर रहा था। यह पूरी तरह असंभव तो नहीं था, लेकिन सामान्य से ज्यादा ठंडा जरूर था। इसी वजह से एयरलाइन की फ्लाइट प्लानिंग टीम ने बीच बीच में स्टेप डिसेंट की योजना बनाई, ताकि विमान समय समय पर थोड़ी कम ऊंचाई पर आकर अपेक्षाकृत गर्म हवा में उड़ सके और ईंधन का तापमान अत्यधिक नीचे न गिरने पाए। उस समय यह सिर्फ एक सावधानी भरा कदम लग रहा था, लेकिन आगे चलकर यही ठंड इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा बनने वाली थी। अब सवाल उठता है कि बाहर का तापमान इतना मायने क्यों रखता है? आखिर विमान तो बहुत ठंडे तापमान को सहन करने के लिए बनाए जाते हैं।
विमान की बॉडी, इंजन और सिस्टम बेहद कम तापमान में काम कर सकते हैं। सच ये है कि खतरा विमान से नहीं, उसके ईंधन से जुड़ा होता है। जेट A1 फ्यूल जो विमान में भरा जाता है वो लगभग -44 डिग्री सेल्सियस के आसपास गाढ़ा होने लगता है। वह पूरी तरह बर्फ नहीं बनता, लेकिन मोम जैसी चिपचिपी अवस्था में आ सकता है। अगर ऐसा हो जाए तो फ्यूल फिल्टर और पंप जाम हो सकते हैं और इंजन तक ईंधन की सप्लाई रुक सकती है। असली खतरा यही है। हालांकि ईंधन सीधे बाहर की हवा जितना ठंडा नहीं होता। पंखों के अंदर मौजूद टैंकों में सिस्टम हल्की गर्मी बनाए रखते हैं। साथ ही कॉकपिट में फ्यूल टेम्परेचर वार्निंग सिस्टम भी होता है। अगर तापमान खतरनाक सीमा के पास पहुंचता है तो पायलट चेतावनी पाते हैं और विमान को थोड़ी कम ऊंचाई पर ले जाते हैं, जहां हवा अपेक्षाकृत गर्म होती है। लेकिन एक दिलचस्प बात है, बाहर का तापमान -70 डिग्री तक बताया गया था, जबकि फ्यूल का फ्रीजिंग पॉइंट -44 डिग्री है। फिर ईंधन तुरंत जमा क्यों नहीं? क्योंकि विमान बहुत तेज गति से उड़ता है। जब वह हवा को काटता हुआ आगे बढ़ता है तो सामने की हवा दबती है और उसका तापमान थोड़ा बढ़ जाता है। इसलिए भले ही बाहर का स्टैटिक तापमान -70 हो, असल में विमान को प्रभावित करने वाला टोटल एयर टेम्परेचर उससे काफी ज्यादा, करीब -35 या -40 के आसपास हो सकता है। अब यहाँ एक और छुपा हुआ किरदार है, पानी। एयरलाइनें पूरी कोशिश करती हैं कि फ्यूल में बिल्कुल पानी न रहे, लेकिन सच्चाई ये है कि फ्यूल से 100% पानी हटाना लगभग असंभव है। टैंक में हवा अंदर बाहर होती रहती है और उसके साथ नमी भी आती है। ऊंचाई पर ठंड बढ़ने पर जब तापमान -5 से -20 के बीच हो तो यही पानी बर्फ के छोटे कणों में बदल सकता है। ये कण आपस में चिपककर बड़े गुच्छे बना सकते हैं और अगर यह बर्फ के गुच्छे फ्यूल सिस्टम के अंदर किसी संकरे हिस्से में जाकर जमा हो जाए तो वह फ्यूल के रास्ते को संकरा या कभी-कभी पूरी तरह बंद भी कर सकते हैं। और क्योंकि एयरक्राफ्ट इंजन को लगातार बराबर मात्रा में फ्यूल चाहिए होता है, इसलिए अगर सप्लाई कम हो जाए तो इंजन की पावर अचानक गिर सकती है और गंभीर हालत में इंजन बंद भी हो सकता है। यानी समस्या सिर्फ ठंड नहीं थी, बल्कि बर्फ का गलत जगह जमा हो जाना था। और अगर यह सब लैंडिंग जैसे नाजुक समय पर हो तो स्थिति बेहद खतरनाक बन सकती है। और इस उड़ान में भी कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। क्रू ने पूरी तरह सामान्य प्री फ्लाइट तैयारी की। टेक ऑफ से पहले उन्होंने खास तौर पर तापमान के मुद्दे पर विस्तृत ब्रीफिंग की थी। सभी को पता था कि रास्ते में बेहद ठंडी हवाएं मिलेंगी, इसलिए तय हुआ कि पूरी उड़ान के दौरान फ्यूल टेम्परेचर पर लगातार नजर रखी जाएगी। सभी चेक पूरे हुए, विमान पुशबैक हुआ, टैक्सी करते हुए रनवे तक पहुंचा और फिर 10:09 पर बीजिंग समय के अनुसार 136 यात्रियों और लगभग 79,000 किलोग्राम ईंधन के साथ बोइंग 777 ने रनवे छोड़ा और उत्तर पूर्व की ओर मुड़ते हुए आसमान में चढ़ाई शुरू कर दी। कुछ ही देर बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने क्रू से अनुरोध किया कि वे प्रारंभिक क्रूज ऊंचाई 35,000 फीट तक चढ़ें। विमान ने शुरुआती क्रूज ऊंचाई तक चढ़ाई शुरू की। यह चढ़ाई ऑटो पायलट के वीनेव मोड में की गई। इस मोड में पायलट पहले से तय कर देते हैं कि विमान कितनी दर से ऊपर जाएगा, जैसे 400 या 500 फीट प्रति मिनट, और फिर सिस्टम उतना थ्रस्ट लगाता है जितना उस दर को बनाए रखने के लिए जरूरी हो। क्रूज के दौरान यह तरीका ज्यादा आरामदायक माना जाता है क्योंकि इंजन धीरे धीरे पावर बढ़ाते हैं और यात्रियों को शायद ही कोई झटका महसूस होता है। पूरे रास्ते एक महत्वपूर्ण चीज पर लगातार नजर रखी जा रही थी, फ्यूल टैंकों का तापमान। रिकॉर्ड के अनुसार यह कभी भी -34 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गया। यह जेट फ्यूल के फ्रीजिंग पॉइंट से काफी ऊपर था, इसलिए कॉकपिट में मौजूद क्रू को विश्वास था कि सब कुछ सुरक्षित सीमा में है। जैसे जैसे विमान रूस और उत्तरी यूरोप के ऊपर से आगे बढ़ता गया, ईंधन जलने के कारण उसका वजन भी कम होता गया। इसी कारण कुछ घंटों बाद स्वीडन के ऊपर से गुजरते समय विमान को और ऊपर लगभग 40,000 फीट तक ले जाया गया और फिर आखिरकार विमान ने हीथ्रो एयरपोर्ट की ओर अपनी डिसेंट प्रक्रिया शुरू कर दी, बिना इस अंदाजे के कि असली समस्या अभी सामने आने वाली थी। लैंडिंग से लगभग 40 मिनट पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने फ्लाइट 38 को लंदन के उत्तर पूर्व में 11,000 फीट की ऊंचाई होल्डिंग पैटर्न में प्रवेश करने का निर्देश दिया। हीथ्रो दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है और यहाँ लैंडिंग से पहले कुछ चक्कर लगाना बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा होता है। उस समय विमान कप्तान उड़ा रहे थे, लेकिन पहले से तय योजना के अनुसार लैंडिंग सीनियर फर्स्ट ऑफिसर करने वाले थे। वे एक प्रक्रिया का पालन कर रहे थे जिसे मॉनिटर
चैप्टर्ड अप्रोच कहा जाता है। इस प्रक्रिया में एक पायलट इंस्ट्रूमेंट्स के आधार पर अप्रोच उड़ाता है, जबकि दूसरा पायलट बाहर के दृश्य संकेतों पर नजर रखता है ताकि सही समय पर कंट्रोल लेकर सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित की जा सके। विमान लगभग 5 मिनट तक होल्ड में रहा। इसके बाद उसे 9000 फीट तक नीचे आने की अनुमति दी गई और फिर रनवे 27 लेफ्ट के लिए ILS अप्रोच क्लियर कर दिया गया। ऑटो पायलट और ऑटो थ्रॉटल सिस्टम सामान्य रूप से काम कर रहे थे। करीब 3000 फीट पर जब विमान बादलों की परत से बाहर निकला तो पायलटों को एयरपोर्ट साफ दिखाई देने लगा। एशिया से शुरू हुई यह लंबी उड़ान अब लगभग खत्म होने वाली थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था जब तक कि विमान अंतिम 1000 फीट में प्रवेश नहीं कर गया। लेकिन इसी आखिरी 1000 फीट में कुछ ऐसा होने वाला था जो पूरे विमान को खतरे में डाल देगा। अब विमान पूरी तरह लैंडिंग कॉन्फ़िगरेशन में था। लैंडिंग गियर नीचे था और विंग फ्लैप्स 30 डिग्री पर सेट थे। विशाल बोइंग 777 अब रनवे की ओर स्थिर गति से उतर रहा था। ऑटो पायलट अभी भी सक्रिय था और योजना यह थी कि लगभग 600 फीट पर उसे डिस्कनेक्ट कर मैन्युअल लैंडिंग की जाएगी। जैसे ही विमान बादलों से बाहर निकला और रनवे स्पष्ट दिखाई देने लगा, कंट्रोल फर्स्ट ऑफिसर को सौंप दिया गया। उसी समय हल्के हवा के बदलाव महसूस हुए। स्पीड में थोड़ा उतार चढ़ाव आया और ऑटो थ्रॉटल ने उसे संतुलित करने के लिए 4 बार थ्रस्ट बढ़ाया और घटाया। लेकिन चौथी बार जब थ्रस्ट बढ़ाया गया, उस समय विमान जमीन से लगभग 720 फीट ऊपर था और तभी दाहिना इंजन धीरे धीरे स्पूल डाउन होने लगा। थ्रस्ट में गिरावट महसूस करते ही ऑटो थ्रॉटल ने बाईं इंजन का थ्रस्ट बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन इस बार इंजन ने अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं दी। विमान लगभग 100 फीट और नीचे आया ही था कि बायां इंजन भी पावर खोने लगा। कुछ ही क्षण बाद रेडियो अल्टीमीटर की ऑटोमेटिक कॉल आउट ने संकेत दिया 500। कैप्टन ने तुरंत पुष्टि की कि अप्रोच स्थिर है और उसी समय हीथ्रो टावर से लैंडिंग क्लियरेंस भी मिल गया। अब विमान रनवे से केवल लगभग 30 सेकंड दूर था, लेकिन कॉकपिट में तनाव बढ़ चुका था। दोनों इंजन सिर्फ आइडल पावर से थोड़ा ऊपर चल रहे थे और एयर स्पीड 135 नॉट्स की निर्धारित अप्रोच स्पीड से नीचे गिरने लगी। क्रू ने थ्रस्ट लीवर कई बार आगे पीछे किए, पर इंजनों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पर्याप्त एयर स्पीड के बिना पंखों पर उतनी लिफ्ट नहीं बन सकती थी जितनी ग्लाइड स्लोप बनाए रखने के लिए जरूरी थी। बोइंग 777 धीरे धीरे ग्लाइड स्लोप से नीचे उतरने लगा। चूंकि फर्स्ट ऑफिसर ने पहले ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट नहीं किया था, इसलिए ऑटोमेशन ने स्थिति सुधारने की कोशिश की। उसने विमान की नाक ऊपर उठाई और थ्रस्ट लीवर को आगे बढ़ाया, लेकिन जब इंजन प्रतिक्रिया ही नहीं दे रहे थे तो यह कमांड उल्टा असर डालने लगी। नाक ऊपर उठने से एयर स्पीड और गिर गई। लगभग 160 टन वजनी यह एयरलाइनर लगभग पूरी उपलब्ध शक्ति खो चुका था और अब सवाल सिर्फ एक था, क्या यह विमान रनवे तक पहुंच भी पाएगा या उससे पहले ही सब कुछ खत्म हो जाएगा? इंजन पर अधिक दबाव से बचाने के लिए ऑटो थ्रॉटल ने थ्रस्ट लीवर की गति सीमित रखी, जिससे दोनों लीवर अलग अलग स्थिति में दिखने लगे। बायां लीवर दाएं से आगे था, जिसने फर्स्ट ऑफिसर का ध्यान खींचा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वे देख क्या रहे हैं। वे हल्का सा बुदबुदाए भी, जैसे खुद से पूछ रहे हों, यह क्या हो रहा है? कैप्टन ने कॉल आउट किया, स्टेबलाइज्ड। सामान्य प्रक्रिया के अनुसार फर्स्ट ऑफिसर को कंटिन्यू कहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने थोड़ा झिझकते हुए जवाब दिया, क्योंकि वे देख रहे थे कि एयर स्पीड गिरनी शुरू हो चुकी है। कोई इंजन फेलियर वार्निंग नहीं आई थी। दोनों इंजन चल रहे थे। वे थ्रस्ट दे रहे थे, लेकिन बहुत ही कम, लगभग बेअसर। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग में सुना गया कि क्रू अब आपस में चर्चा कर रहे थे, इंजन आइडल पर क्यों है। वे जल्दी जल्दी समझने की कोशिश कर रहे थे कि समस्या क्या है। जब स्पीड 100 नॉट तक गिर गई तो पहली बार लो स्पीड मास्टर कॉशन चेतावनी आई और इसी क्षण कैप्टन ने थोड़ा असामान्य तरीके से प्रतिक्रिया दी। एक ऐसा निर्णय जो आगे की घटनाओं को और भी निर्णायक बना देगा। जैसे ही कप्तान ने लो स्पीड चेतावनी को पहचाना, उन्होंने तुरंत फ्लैप लीवर 30 से घटाकर फ्लैप 25 पर कर दिया। साथ ही उन्होंने इंजन स्टार्ट स्विच ऑन किए और एपीयू भी शुरू करने की कोशिश की ताकि किसी तरह अतिरिक्त पावर मिल सके। लेकिन अब विमान का नोज एंगल बहुत ऊंचा हो चुका था। जैसे ही स्पीड खतरनाक सीमा के करीब पहुंची, अचानक स्टिक शेखर चेतावनी सक्रिय हो गई। यह वही सिस्टम है जो पायलट को चेतावनी देता है कि विमान अब स्टॉल के बेहद करीब पहुंच चुका है। स्टिक शेखर आते ही फर्स्ट ऑफिसर ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उन्होंने नाक नीचे की ओर धकेली
ताकि स्टॉल से बचा जा सके। ऐसा करते ही ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट हो गया। अब विमान पूरी तरह मैनुअल कंट्रोल में था। कप्तान ने समझ लिया कि स्थिति बेहद गंभीर है। उन्होंने तुरंत रेडियो पर मेडे कॉल दी। समय इतना कम था कि केबिन क्रू को चेतावनी देने या यात्रियों को ब्रेस्ट पोजीशन लेने का निर्देश देने का मौका ही नहीं मिला। कॉकपिट के दरवाजे के उस पार किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ सेकंड में क्या होने वाला है। इस समय विमान तेजी से जमीन की ओर उतर रहा था। फर्स्ट ऑफिसर ने गिरने की दर को रोकने के लिए योक पीछे खींचा, लेकिन स्पीड बहुत कम थी और अब बहुत देर हो चुकी थी। विमान लगभग 1400 फीट प्रति मिनट की दर से रनवे 27 लेफ्ट की दहलीज से लगभग 330 मीटर पहले जमीन से टकराया। सबसे पहले मुख्य लैंडिंग गियर जमीन से टकराया। विमान थोड़ा उछला, फिर दाहिना मुख्य गियर टूटकर अलग हो गया। अलग होते ही वह ऊपर उछला और विमान के दाहिने हिस्से में छेद कर गया। वह केबिन के लगभग रो 30 के पास से टकराया, जहां एक यात्री बैठा था और उसकी टांग टूट गई। इतने कठोर टक्कर के बावजूद विशाल बोइंग 777 का मुख्य ढांचा काफी हद तक सुरक्षित रहा। कई यात्रियों और क्रू को मामूली चोटें आईं, लेकिन एक चमत्कार की तरह ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 38 में सवार सभी लोग जीवित बच गए। दुर्घटना के तुरंत बाद बचाव दल पहुंच गया। लगभग 9 एम्बुलेंस और कई अधिकारी मौके पर आए और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। कुछ समय के लिए एयरपोर्ट की सभी उड़ानें रोक दी गईं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था, इतना आधुनिक विमान रनवे से ठीक पहले पावर कैसे खो बैठा। कॉकपिट में लो स्पीड चेतावनी और स्टिक शेकर तो सिर्फ आखिरी संकेत थे। असली समस्या उड़ान के दौरान बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। यह विमान एक बोइंग 777 था, जिसमें 3 फ्यूल टैंक होते हैं। लंबी क्रूज उड़ान के दौरान बेहद ठंड में फ्यूल का तापमान लगातार गिरता गया। जेट फ्यूल तो नहीं जमता, लेकिन उसमें मौजूद पानी की बेहद छोटी बूंदें जमकर बर्फ के कण बन गईं। ये बर्फ धीरे धीरे फ्यूल लाइनों की दीवारों से चिपकती गई। सामान्य हालत में यह बर्फ फ्यूल ऑयल हीट एक्सचेंजर में पिघल जाती है, लेकिन इस उड़ान में फ्यूल फ्लो लंबे समय तक कम रहा, इसलिए बर्फ आगे नहीं बढ़ सकी और लाइनों में जमा होती रही। जब विमान लंदन के पास पहुंचा और अवतरण शुरू हुआ, तो ऑटो थ्रॉटल ने थ्रस्ट बढ़ाया। अचानक फ्यूल फ्लो तेज हुआ और उसी पल जमी हुई बर्फ टूटकर आगे बढ़ी और हीट एक्सचेंजर की जाली के सामने जमा हो गई। और यहीं से असली समस्या शुरू हुई। जब विमान 1000 फीट से नीचे पहुंचा, तब तक इंजनों तक ईंधन की सप्लाई लगभग रुक चुकी थी। इंजन पावर गिर गई और विमान रनवे से पहले जमीन से टकरा गया। जांच के बाद यह साफ हो गया कि विमान को हुआ नुकसान बहुत ज्यादा था, इसलिए इसे टोटल लॉस घोषित कर दिया गया। ये बोइंग 777 के इतिहास का पहला बड़ा हादसा था। बाद में 2009 में इस विमान को काटकर कबाड़ में बदल दिया गया। दुर्घटना के बाद दोनों पायलटों को कुछ समय के लिए उड़ान से दूर रखा गया। मेडिकल जांच के बाद वे फिर से सेवा में लौट आए। इस घटना में बहादुरी और सूझबूझ के लिए फ्लाइट के सभी 16 क्रू सदस्यों को एयरलाइन का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। और शायद यही इस घटना की सबसे खास बात थी। इतनी बड़ी दुर्घटना, इतना बड़ा विमान, लेकिन फिर भी ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 38 में सवार हर यात्री और हर क्रू सदस्य जीवित बच गया। अगर यह घटना आपको सोचने पर मजबूर कर गई, तो अगला वीडियो जरूर देखिए, जब एमिरेट्स फ्लाइट 407 मौत के बिल्कुल करीब पहुंच गई। पूरा वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें और मैं आपसे 1 सेकंड बाद वहीं मिलूंगा।